नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं कृषि प्राविधिक यूपी ट्रिपल एससी AGTA या फिर कहें कृषि प्राविधिक का प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जो कि पूरा का पूरा आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाला है, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन UPGK के रहने वाले हैं। आज का जो सेट पेपर वैसे तो आपका सीरीज का 15 है, लेकिन टॉपिक वाइज सेट पेपर का जो है 4वां सेट पेपर है या फिर कहें चौथा सेट पेपर है। तो बढ़िया से आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, पूरा आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और उससे पहले, शुरू करने से पहले आपके लिए एक हमारा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, जो चल रहा है PDF कोर्स। कंप्लीट सिलेबस PDF नोट्स जो है मात्र 499 रुपये में चल रहा है। ठीक है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स मिलने वाले हैं, 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न या MCQs मिलने वाले हैं और 30 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। वो भी आपके डाउनलोडेबल रहेंगे या फिर कहें उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ना कहीं से भी। ठीक, तो यदि आप बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं 7880497104 पर। अगला कोर्स है आपका बंडल कोर्स, PDF बंडल कोर्स। इसमें आपके टॉपिक वाइज सेट पेपर है, जिसका सेट नंबर 4 आज करवाने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको 50 डे का टारगेट बेस्ड सेट पेपर जो है मिलने वाला है, जिसमें से आपका पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग है। मतलब कि कैसे एक है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 65 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, या फिर कहें जैसे मान के चलो एग्रोनॉमी है तो उसके टॉपिक के अनुसार आपका जो है 65 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से, फिर आपका जो है 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन UPGK से। तो इस तरह से आपका कवर करने वाले इसमें। ठीक है, प्राइस जो है 249 रुपये है। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7880497104 पर कांटेक्ट या संपर्क कर सकते हैं। ये आपका जो है एक कहें डे बेस्ड सेट पेपर का आपका जो है आपका जो सारणी है, या फिर कह सकते हैं आपका पैटर्न, या फिर कहें आपकी प्लान है। ठीक है, डे 1 में आपका सामान्य कृषि का था, डे 2 में सामान्य कृषि फसल उत्पादन, डे 3 में फसलों का वर्गीकरण। आज जो डे 4 है इसमें आपका जो है खाद्यान्न मिलेट्स, ठीक, क्या खाद्यान्न प्लस मिलेट फसलें। ठीक है, और साथ साथ इनपुट व आउटपुट डिवाइस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस और उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं आज के सेट पेपर में। तो बच्चों को कमेंट में मत लिखना कि भाई एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। तो आज का जो डे 4 वाला सेट पेपर है ना, बेसिकली सीरीज का तो 15वां है, लेकिन आपका जो है सीरीज वाला 15 है, लेकिन आपका डे 4 आपके जो टॉपिक वाइज सेट पेपर का डे 4 है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि ये कौन सा है, टॉपिक वाइज है या फुल सेट है ना। जब मैं फुल करवाता हूं तब भी बता देता हूं कि ये फुल सेट पेपर है, और जब मैं टॉपिक वाइज करवाता हूं तब बता देता हूं कि टॉपिक वाइज है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को बढ़िया से। ठीक है, चलते हैं अपने सेट पेपर की ओर। भाग 1 में आपका देखो कृषि आने वाला है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए इसको, है ना। भाग 1 कृषि, पहला प्रश्न है कृषि का, व्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है। व्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है। व्यूसनिंग क्या होता है बच्चों, नॉर्मली धान के अंदर क्रॉस प्लाउइंग या फिर कहें आड़ी तिरछी जुताई होती है, जो कि देसी हल से की जाती है, और ये किससे संबंधित है, आपका धान से संबंधित है ना। अगला प्रश्न, धान की पानी की आवश्यकता mm में क्या है, 1100 mm, 1250 mm या 1000 मिमी या 800 मिमी। तो जो आपका धान है इसके लिए कितना 1250 mm पानी की आवश्यकता होती है। कितना पानी चाहिए होता है आपका 1250 mm। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चावल का परिवार या कुल या फैमिली है, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी, A और C दोनों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो पोएसी भी चावल जो है पोएसी परिवार में भी आता है, और साथों साथ आपका ग्रेमिनी परिवार में आता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन D, A और C दोनों सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन D, A और C दोनों सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कौन सा चावल केवल पश्चिम अफ्रीका में ही उगता है, ओराइजा ग्लेबिरिमा, ओराइजा सैटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज। देखो जियामेज तो आपका मक्का का साइंटिफिक नेम है, ट्रिटिकम एस्टिवम आपका गेहूं का है। तो जो ओराइजा ग्लेबिरिमा है, कौन सा भैया, ओराइजा ग्लेबिरिमा जो प्रजाति है ये कहाँ पर उगाई जाती है, आपकी पश्चिम अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका में उगाई जाती है। कौन सी, ओराइजा ग्लेबिरिमा। ठीक,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, चावल के पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है? पेनिकल, एरो, एक्जिलरी या हेड? तो आपका जो चावल का पुष्पक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेनिकल। एरो जो होता है गन्ने का होता है। एरो किसका होता है बच्चों? गन्ने का होता है। एरो किसका होता है? आपका गन्ने का होता है। एरो पुष्पक्रम गन्ने का होता है। एक्जिलरी आपका कपास का होता है, ठीक है। और हेड जो है आपका सूरजमुखी का होता है। हेड किसका होता है बच्चों? सूरजमुखी का होता है। हेड किसका होता है? सूरजमुखी का होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, एरो आपका गन्ने का होता है, एक्जिलरी कपास का होता है, हेड किसका? सूरजमुखी का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, चावल में बौनेपन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है? डीजीबू जीन, नोरेंटेन, RST1, RST2? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? तो बच्चों बात करें सही आंसर की तो डीजीबू जीन। कौन सा जीन? डीजीबू जीन जो है आपका एक है चावल में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा जीन? आपका डीजीबू जीन। और आपका जो नोरेंटेन है यह गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार कौन सा है? आपका नोरेंटेन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल उत्पादन में प्रथम है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या पश्चिम बंगाल? तो पहला स्थान जो है किसका है? पश्चिम बंगाल का। यदि बात करें उत्पादन की तो उत्पादन में या फिर कहें चावल के उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? आपका पश्चिम बंगाल रखता है। और दूसरा स्थान कौन रखता है? आपका उत्तर प्रदेश। तीसरा स्थान कौन रखता है? पंजाब। और बात करें आपके एरिया की तो एरिया आपका उत्तर प्रदेश में अधिक है। और उत्पादकता की बात करें या प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो आपकी पंजाब के अंदर अधिक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से चावल की किस किस्म को भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है? जया को, TN1, जगन्नाथ, ल्यूनीश्री? तो जो आपकी जया है, कौन सी किस्म बच्चों? जया को जो है भारत में मिरेकल राइस या फिर कहें आपका चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है। किसे बच्चों? जया को, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होता है? जया हो जाता है। TN1 जो है पहली बार या फिर कहें 1964 या 1960 के दशक में लाई गई पहली किस्म थी आपकी TN1, ठीक। जगन्नाथ जो है आपकी एक तरह से म्यूटेंट या फिर कहें उत्परिवर्ती किस्म है। लूनीश्री आपकी जो है एक कह सकते हैं जल भराव की स्थिति में जो है सहिष्णु है। अगली बात करें प्रश्न नंबर 9 की, कौन सा चावल समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है और जापान में भी उगाया जाता है? इंडिका, जापानिका, जावानिका या A और C दोनों? तो जो आपका जैपोनिका चावल है, कौन सा भैया? जापोनिका। जैपोनिका या जापोनिका जो चावल है वो आपका कहाँ पर उगाया जाता है? जापान में उगाया जाता है और समशीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति में उगाया जाता है। इंडिका जो है शीतोष्ण चावल की या ट्रॉपिकल राइस या शीतोष्ण व उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जो आपका इंडिका है एक ऐसा है आपका उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय। कैसा है? उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय स्थिति में उगाया जाता है। कौन सा? आपका इंडिका प्रजाति, ठीक। और बात करें जावानिका की तो जावानिका आपका इंडोनेशिया में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है जावानिका? इंडोनेशिया में उगाया जाता है। और इसके साथ में जंगली चावल या विल्ड राइस के रूप में जाना जाता है और इसको जो है डरू के नाम से भी जानते हैं। किसको? आपका जावानिका को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार का चावल अप्रैल मई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है? औस राइस शरद ऋतु वाला, अमन चावल खरीफ ऋतु वाला, बोरो बसंत, वलू चावल? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? A, B, C या फिर D? क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो जो आपका औस राइस है या शरद ऋतु वाला जो राइस है, ठीक, ये कब बोया जाता है? आपका अप्रैल मई में तो बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। बात करें आपके अमन की तो अमन जो है जून जुलाई में बोया जाता है। कब? जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ सीजन में, ठीक है। वो कटाई कब की जाती है इसकी? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। कौन सा? आपका अमन चावल। और बात करें बोरो की तो दिसंबर में तो बोया जाता है ना,
दिसंबर में क्या होता है, बोया जाता है, दिसंबर में बोया जाता है और आपका जो है मार्च अप्रैल में काटा जाता है। कौन सा आपका, बोरो, ठीक है, बसंत वाला। ठीक, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाला जौ की प्रजाति है होर्डियम वुल्गेर, होर्डियम इर्रेगुलर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले ऑप्शंस पर। होर्डियम डिस्टिका या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो उगाया जाने वाला ये कहें कि प्रजाति है जौ की भारत में, तो भैया वो कौन सी है आपकी, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली प्रजाति होर्डियम वुल्गेर। कौन सी प्रजाति है, होर्डियम वुल्गेर, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, जौ की छिलका रहित किस्म कौन सी है, डोलमा, हिमानी, हिमानी या उपरोक्त सभी। तो नॉर्मली आपकी डोलमा जो है छिलका रहित या फिर कहें हस्कलेस वैरायटी है किसकी, आपकी जौ की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको बढ़िया से जो है आप लोग इसको क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, मक्का में जड़ें होती हैं सेमिनल जड़ें, क्राउन जड़ें, प्रॉप जड़ें या उपरोक्त सभी। तो सभी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं मक्का में। कैसी जड़ें पाई जाती हैं, सभी प्रकार की जड़ें। देखो यहाँ, जैसे मान के चलो ये मक्का है ना, ये मक्का है। अब यहाँ से एक तो आपकी मुख्य जड़ निकलेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं ना। अब ये जो जड़ निकलेगी, इनसे जो छोटी छोटी जड़ें निकलेंगी उसे हम कहते हैं सेमिनल रूट्स। अब कुछ रूट्स आपकी इस मतलब ये कहें तने से भी निकलती हैं, उन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, मक्का में डाइकोगैमी पाई जाती है, प्रोटोगायनी, प्रोटोएंड्री, एक लिंगी या उपरोक्त सभी। बताइए आंसर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर। नॉर्मली मक्का की बात करें तो मक्का में प्रोटोएंड्री पाई जाती है। मतलब ये कि जो नर भाग होता है, कौन सा भाग भैया, नर भाग या मेल पार्ट पहले बनता है और फीमेल पार्ट या फिर कहें आपका सिल्क बाद में बनता है। मतलब ये पहले मक्का में टेसल्स बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, आपके सिल्क बनते हैं या फिर कहें आपके जो बाल बनते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो पहले अगर कि आपका ये कहें नर भाग पहले विकसित हो रहा है, टेसल पहले विकसित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोएंड्री कहेंगे। और यदि मादा भाग पहले विकसित होता है तो उसे प्रोटोगायनी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोटोएंड्री हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेहूं के किस रोग को किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है, काली रोली, पीली रोली, भूरी रोली, अनावृत कंडवा। किस रोग को जो है गेहूं के किलर बीमारी के नाम से जाना जाता है, गेहूं की किलर बीमारी किसे कहा जाता है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर। किलर बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है, गेहूं की किलर बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है, बता दीजिए आंसर यहाँ पर। किलर डिजीज कौन सी है, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो जो काली रोली होती है, ठीक, कौन सी, आपका ब्लैक रस्ट जो होता है उसे किलर रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों हेतु खरपतवारनाशी उपयोग में लेते हैं, आइसोप्रोट्यूरॉन, सल्फा सल्फ्यूरॉन, टुकोमाफोर्डी या मेटासल्फ्यूरॉन। तो गेहूं में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आपका कौन सा, 2,4-D। चौड़ी पत्ती के खरपतवार नियंत्रण के लिए ज़्यादातर जो हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका 2,4-D। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, ढीला कंडुआ रोग है बाह्य बीजोड़, मृदा जनिन, अंता बीजोड़ या हवा जनित। जो आपका ढीला कंडुआ या लूज स्मट रोग होता है वो कैसा रोग है, तो वो आपका अंता बीजोड़ रोग है। कैसा रोग है बच्चों, अंता बीजोड़। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली मक्का है जियामेज इंडुरेटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेरेटिना, जियामेज एमाइलेशिया। बताइए आंसर क्या होगा।
तो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाने वाली मक्का है आपकी भारत के अंदर भैया, वो है आपकी जियामेज एवर्टा। कौन सी मक्का भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है बच्चों? जियामेज एवर्टा उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 19 पर, डिब्बाबंदी के लिए मक्का की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? किसके लिए? आपका कैनिंग पर्पज के लिए, या फिर कहें डिब्बाबंदी के लिए मक्का की कौन सी प्रजाति उपयुक्त है? तो भैया वो है आपकी सैकेराटा, जियामेज सैकेराटा, या जिसे हम स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं। जियामेज सैकेराटा डिब्बाबंदी या कैनिंग पर्पज के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए भैया? कैनिंग पर्पज या डिब्बाबंदी के लिए प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, मक्का का नर पुष्पक्रम होता है सिल्क, डिटेसलिंग, टेसलिंग या बी व सी दोनों? तो भैया नर भाग जो होता है, अभी अभी हम बता रहे थे कि नर भाग को हम क्या कहते हैं? आपका टेसल कहते हैं ना। तो नर भाग क्या हो जाएगा आपका? टेसलिंग। पुष्पक्रम क्या हो जाएगा? नर पुष्पक्रम को हम क्या कहेंगे बच्चों? टेसलिंग कहेंगे। और मादा भाग क्या है भैया? सिल्क है। मादा भाग या फीमेल पार्ट क्या होता है आपका? सिल्क होता है। जो भुट्टे से निकलता है, या फिर कहें भुट्टे से निकलने वाली जो बालनुमा संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वार से संबंधित असत्य है, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, अन्य नाम कैमल क्रॉप, एग्जॉस्टिव क्रॉप कुंभू, मुख्य कीट एथेरिगोना सोकोराटा, ज्वार की तना मक्खी, मुख्य खरपतवार नासी एट्राजीन। तो यहाँ पर देखो, अन्य नाम इसे कैमल क्रॉप, एग्जॉस्टिव क्रॉप तो कहते हैं, लेकिन भैया कुंभू नहीं कहते। क्या नहीं कहते भैया? कुंभू नहीं कहते। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अन्य नाम जो है आपका ज्वार का या सोरगम का कैमल क्रॉप है, या फिर कहें ऊंट की फसल है, लेकिन ये क्या नहीं है? कुंभू नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? कुंभू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, बाजरा की प्रथम संकर किस्म HB1 जो 1965 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई थी? जो आपकी पहली संकर किस्म थी भैया HB1, किस संस्थान द्वारा डेवलप की गई थी? ICAR नई दिल्ली, IARI नई दिल्ली, अगला सी ऑप्शन है यहाँ पर PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब या लुधियाना। ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। ठीक है, लुधियाना। लुधियाना, ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है ARS दुर्गापुर, ARS दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? A B C या फिर डी? क्या होगा यहाँ सही उत्तर? बता दीजिए आंसर जल्दी से, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? A B C या फिर डी? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, जो आपकी बाजरा की प्रथम संकर किस्म थी HB1 थी जो है ना, तो वो सबसे पहले किसने डेवलप की थी? आपकी PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा विकसित की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है, किस फसल को फसलों का ड्रोसोफिला के रूप में जाना जाता है? किस फसल को फसलों का ड्रोसोफिला के रूप में जाना जाता है? A गेहूं, B जूट, C मक्का, D आपका चावल। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो मक्का को फसलों का ड्रोसोफिला के रूप में जाना जाता है। किसे भैया? मक्का को फसलों का ड्रोसोफिला के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइसिन व ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की कमी मुख्यतः किस फसल में होती है? गेहूं में, जूट में, मक्का में, या फिर कहें चावल में? तो लाइसिन और आपके जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हैं, इनकी कमी किस में पाई जाती है? आपकी मक्का में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मक्का में। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, जौ में प्रोटीन होता है ग्लूटिन, जीन, एल्ब्यूमिनॉइड या ओराइजिनिन? देखो यहाँ पर ग्लूटिनिन तो भैया किसके अंदर पाया जाता है? आपका गेहूं के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? गेहूं के अंदर। जीन किसके अंदर पाया जाता है? आपका मक्का के अंदर पाया जाता है भैया।
और ओराइजिनेन जो है आपका चावल या फिर कहें राइस या फिर कहें धान के अंदर पाया जाता है। तो बचा कौन? एल्ब्यूमिनॉइड। तो आपका जौ में पाए जाने वाली प्रमुख प्रोटीन कौन सी है भैया? एल्ब्यूमिनॉइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है, वह फसल जो कैमल फसल के रूप में जानी जाती है, वह फसल जो कैमल फसल के रूप में जानी जाती है, क्या कहेंगे भैया? तो उसे हम कहेंगे भैया ज्वार। ज्वार, ज्वार या सोरगम। सोरगम को हम किसके रूप में जानते हैं? आपका कैमल क्रॉप या ऊंट की फसल के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 है, ज्वार के डंठल के आधार पर छिद्र किसके कारण होते हैं? या फिर कहें जो आधार होता है, ऊपरी बेस होता है, उस पर छिद्र किसके कारण होते हैं? कंटारीनिया सोरघिकोला के कारण, चिलोपार्टिलस के कारण, या एथेरिगोना सोकाटा के कारण, या कैलोकोरिस एंगुस्टा के कारण। बताइए आंसर। तो जो चिलोपार्टिलस होता है किसके कारण? आपका चिलोपार्टिलस के कारण ज्वार के डंठल के आधार पर, ज्वार के डंठल के आधार पर क्या होते हैं बच्चों? छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, हरित बाली रोग कौन सा? हरित बाली रोग ग्रीन ईयर डिजीज। कौन सी? ग्रीन ईयर डिजीज। ईयर डिजीज सामान्यतः किस फसल में लगती है? बाजरा में, सॉरी गन्ना में, जौ में, बाजरा में, या मक्का में? तो भैया जो ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग है ये किससे संबंधित है? आपका बाजरा से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? बाजरा से संबंधित है, बाजरा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्लियर कर दिया जाए इसको थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो नॉर्मली बाजरा की जो बीज दर होती है भैया वो कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बाकी आपका जो नॉर्मल बीज दर है वो तो 4 से 5 केजी है। लेकिन यदि हम बात करें चारे के लिए या फॉडर पर्पज के लिए या चारा उद्देश्य के लिए तो वो है आपकी 12 से 15। अगला क्वेश्चन, FIRB फर्रो इरिगेटेड रेज बेड। फर्रो इरिगेटेड, FIRB का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्रो इरिगेटेड रेज बेड विधि में से गेहूं की बुआई कहाँ से विकसित की गई है? लुधियाना से, पंतनगर, करनाल, कानपुर। तो जो आपकी FIRB विधि है, कौन सी बच्चों विधि? FIRB विधि, ये पंतनगर से डेवलप की गई है। कहाँ से? पंतनगर से। अगला प्रश्न, मक्का एक लिंगी पौधा है, निम्नलिखित में से कौन मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है? टेसलिंग, सीडलिंग, सिल्किंग। तो आपकी जो टेसलिंग व सिल्किंग अवस्था है, फ्लावरिंग स्टेज, एक है फूल बनने की जो मुख्य अवस्था होती है मक्का के अंदर, वह कौन सी होती है? आपकी सिल्किंग एंड टेसलिंग। टेसलिंग अवस्था या सिल्किंग अवस्था, या फिर कहें भुट्टे में बाल निकलते समय, या फिर कहें नर भाग टेसल आते समय सिंचाई की प्रमुख अवस्था होती है किसके अंदर? आपका मक्का के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, मक्के में डबल क्रॉस तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मक्के में डबल क्रॉस तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भारत में, बी USA अमेरिका में, सी अफ्रीका, या डी ब्राजील। तो भैया वो कहाँ पर किया जाता है? आपका डबल क्रॉस तकनीक का प्रयोग भारत के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है बच्चों? भारत में। अगला क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन मक्का द्वारा विकसित की, किसके द्वारा जो है? क्वालिटी प्रोटीन मेज, QPM। QPM का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, क्वालिटी प्रोटीन मेज, या फिर कहे गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन मक्का किसके द्वारा डेवलप की गई? तो वो की गई थी डॉक्टर SK वसल द्वारा। किसके द्वारा डेवलप की गई थी क्वालिटी प्रोटीन मेज? आपका SK वसल द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, SSG 58-8 ज्वार की एक बहुकट चारे या मल्टीकट चारे वाली किस्म है। ज्वार की सूखा एवं लवणता सहनशील किस्म कौन सी है? सूखा व लवणता या फिर कहें ड्रॉथ एंड सैलिनिटी टॉलरेंट किस्म कौन सी है? तो भैया वो है CSH9। कौन सी किस्म जो है आपकी सूखा व लवणता सहनशील है? आपकी CSH9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, बाजरे में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हेडिंग अवस्था है। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जो आपका बाजरा होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 30%, 76%, 67% या 87%। तो नॉर्मली बाजरे में 67% कितना भैया? 67% क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न, बाजरे में बाजरे के लिए पानी की आवश्यकता सबसे कम होती है। बाजरे के लिए पानी की आवश्यकता क्या है? बाजरे में से मतलब है यहाँ पर मोटे अनाजों में। मोटे अनाजों में बाजरे के लिए पानी की आवश्यकता सबसे कम होती है। बाजरे के लिए पानी की आवश्यकता कितनी है? तो भैया 250 से 500 mm। कितना बच्चों? 250 से 500 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है यहाँ पर, बाजरा में फास्फोरस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है जो अनाज के रूप में संग्रहित होता है। फाइटिक एसिड, फाइटेट, फाइटिन या ब्रूसिक एसिड किस रूप में संग्रहित होता है? बाजरा में फास्फोरस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है जो अनाज के रूप में संग्रहित होता है भैया, वो होता है आपका फाइटिक एसिड के रूप में। किसके रूप में संग्रहित होता है? आपका फाइटिक एसिड के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन, ज्वार की फसल को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है, ठीक है, या कैमल क्रॉप कहा जाता है। अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो भैया बाजरा जो है आपकी अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। कौन सी भैया? बाजरा जो है आपकी अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन, बाजरे की फसल उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए उपयुक्त है फसल है। बाजरा को बाजरा भी कहा जाता है। ब्लूरिस बाजरा, कैटल मिलेट्स, गरीब आदमी का खाना, उपरोक्त सभी। तो इसे हम जो है ब्लूरस बाजरा भी कहते हैं, कैटल मिलेट भी कहते हैं, गरीब आदमी का खाना भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, 41वां प्रश्न दिया हुआ है, अनाजों में सबसे अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ किस फसल में पाए जाते हैं? गेहूं में, बाजरा में, मक्का या ज्वार में? अनाजों में सर्वाधिक जो खनिज पदार्थ हैं किस में पाए जाते हैं? किस फसल में पाए जाते हैं? बता दीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर डी? बता दीजिए आंसर। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो खनिज पदार्थ हैं वो आपके बाजरा के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बच्चों? बाजरा में। अगला क्वेश्चन, बाजरे में दूसरी और तीसरी गांठों से निकलने वाली जड़ें पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। इस जड़ को कहा जाता है प्रॉप जड़, सेमिनल जड़, क्लोनल जड़, मूसला जड़। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? आपका प्रॉप जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉप जड़। अगला क्वेश्चन, नी की ऊंचाई के चरण में ज्वार में मौजूद रासायनिक सामग्री है HCl, ध्यूरिन, प्रूसिक एसिड या उपरोक्त सभी? तो देखो आपका HCl भी पाया जाता है, हाइड्रोसायनिक एसिड भी पाया जाता है, ध्यूरिन भी पाया जाता है, प्रूसिक एसिड भी पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 44 है, पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लूकम के बीच प्रथम अंतर विशिष्ट संकरण है CSH1, CSH9, M35-1, पूसा नेपियर 1। तो भैया वो क्या है आपका? पूसा नेपियर 1 है। क्या है आपका? पूसा नेपियर 1। अगला क्वेश्चन, ज्वार निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है? आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन या फास्फोरस? तो भैया ज्वार किसका सूचक पौधा है? आपका आयरन का सूचक पौधा है। यदि फसलों या फिर कहें मिट्टी में आयरन की कमी हो जाती है तो ज्वार उसकी जो है लक्षण प्रदर्शित कर देता है। अगला क्वेश्चन,
ज्वार के बीज का परीक्षण वजन 25 से 30 ग्राम होता है। बाजरा में नर बांझपन के लिए जिम्मेदार जीन है टिप 23A, कंबाइन का फिर 60, PHB 10, CSH 9। तो भैया वो कौन सा जीन है जो बाजरा में आपका जो है नर बांझपन के लिए जिम्मेदार है, वो है टिप 23A। कौन सा जीन जो है नर बांझपन के लिए जिम्मेदार है, आपका टिप 23A जो है नर बांझपन के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है, भारत में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूं की उत्पत्ति हुई है दक्षिण अमेरिका से, मध्य एशिया तुर्की से, दक्षिण पूर्व एशिया से या यूरोप से। बता दीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D, क्या होगा सही उत्तर। तो बात करें बच्चों यहाँ सही उत्तर की, तो वो हो जाता है आपका मध्य एशिया या तुर्की। क्या भैया, मध्य एशिया या तुर्की में आपका जो है गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर जो सही जो क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ दिया हुआ, विवरण में तापमान की आवश्यकता, विवरण में नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर सही है वो है आपका, सॉरी इसको आप थोड़ा सा छोड़ दो, क्वेश्चन सही से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो है विवरण नहीं है, विवरण की जगह हम आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ पर आंसर जस्ट में रुकिएगा। सॉरी, यहाँ पर जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है अंकुरण में, सॉरी विवरण नहीं है, अंकुरण में है। कब, अंकुरण के समय, ठीक है। तो अंकुरण के समय उपयुक्त तापमान कितना चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता है 20 से 25, ऑप्शन ए 20 से 25। यहाँ पर अब विवरण नहीं है, अंकुरण में तापमान आवश्यकता पूछा गया, तो यहाँ पर 20 से 25 सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, फ्लेरिस माइनर का परीक्षण वजन 2 ग्राम है, गेहूं के दाने का परीक्षण वजन कितना है, 45 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम या 25 ग्राम। तो नॉर्मली हमें पता है कितना होता है, 40 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, सूजी और सेवइयां तैयार करने के लिए किस प्रकार के गेहूं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए, आपका सूजी व सेवइयां तैयार के लिए करने के लिए किस प्रकार के गेहूं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टिटिकम एस्टिवम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी टिटिकम डाइकोकम, ऑप्शन सी टिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन डी टिटिकम स्पोरोकोकम। तो भैया इसमें प्रयोग किया जाता है आपका किसका, टिटिकम ड्यूरम का। किसका प्रयोग किया जाता है, सेवइयां व सूजी बनाने के लिए टिटिकम ड्यूरम का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की एक भी जीन प्रजाति या एक जीन बोनी किस्म नहीं है, लरमा रोजो 64, सुजाता, कल्याण सोना या गिरजा। तो कल्याण सोना जो है एक जीन बोनी किस्म नहीं है, सिंगल जीन बोनी किस्म नहीं है, कौन सी आपकी, कल्याण सोना, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेक्साप्लॉइड है और आउट क्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित की गई है, आलू, आम, जौ या गेहूं। तो भैया आंसर क्या हो जाता है आपका, गेहूं हो जाता है। एक तरह से हेक्साप्लॉइड है और आउट क्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 53 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस फसल में CRI महत्वपूर्ण सिंचाई चरण है, आलू, आम, जौ या गेहूं। तो भैया ये गेहूं के अंदर जो है महत्वपूर्ण चरण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, 90%, 85%, 70%, 65%। तो ये होता है आपका 85%। लगभग जितनी भी आपकी रबी मौसम की फसलें हैं, कौन से मौसम की, रबी मौसम की फसलें हैं, उनका जो न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है लगभग 85% ही होता है। कितना होता है, 85%। अगला क्वेश्चन, ग्लूटेन गेहूं में मौजूद प्रोटीन का एक प्रकार है, गेहूं में प्रतिशत मात्रा में प्रोटीन मौजूद होती है, 6 से 7%, 10%, 11.5, 15%। तो हमने पढ़ा है भैया 10 से 12, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है, 11.5% जो है प्रोटीन पाई जाती है किसके अंदर, आपका गेहूं के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 56 दिया हुआ है, वर्ष 1970 में ट्रिपल जीन बोनी किस्में जारी की गई, निम्नलिखित में से कौन गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म है? हीरा, मोती, लाल बादशाह या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है आपकी कैसी हैं? ये कहें सभी किस्में कैसी हैं आपकी? ट्रिपल जीन बोनी किस्में, गेहूं की कैसी? ट्रिपल जीन बोनी किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के धान की कटाई अप्रैल मई माह में की जाती है? बोरो, ओस, अमन या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पहले ही बता दिया था कि बोरो की जो बुआई है, बुआई कब की जाती है? बोरो धान की बुवाई तो भैया की जाती है नवंबर दिसंबर में। कब की जाती है भैया? नवंबर दिसंबर में। ठीक है, कटाई कब होती है इसकी? बोरो धान की आपकी जो है कटाई होती है अप्रैल मई में। तो सही आंसर क्या हो जाता है? बोरो धान। अगला क्वेश्चन, विश्व में चावल की फर्स्ट किस्म जिसमें विटामिन ए होता है, फर्स्ट किस्म है यहाँ पर जो है पहली किस्म होना चाहिए था, पहली किस्म जिसमें विटामिन ए होता है, जया, MTU 1010 या T309 IR 8। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है भैया T309। पहली किस्म जिसमें विटामिन ए होता है तो वो भैया कौन सी है? T309 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59 दिया है 59, चावल नाइट्रोजन की किस रूप में लेता है? अमोनिकल रूप में, नाइट्रेट रूप में, ऊपर के दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो नॉर्मली जो आपका चावल, जूट, आलू, कौन सी फसलें भैया? चावल, जूट, आलू किस रूप में लेती हैं आपकी? अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं आपके नाइट्रोजन को? अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उफरा रोग किस फसल में मुख्यतः लगता है? जौ, गेहूं, धान या मक्का? तो भैया ये किस में लगता है आपका? धान में लगता है और नेमेटोड के कारण होता है, डिटिलेंचस एंगस्टस नेमेटोड के कारण ये लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, SRI पद्धति में धान की बीज दर है 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है SRI पद्धति में धान की क्या होती है? बीज दर होती है। क्या होती है बच्चों? बीज दर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 लिखा हुआ है, जैसिड कीट धान के किस रोग के प्रसार में सहायक है? भूरा धब्बा, ब्लास्ट, जीवाणु अंगमारी या टुंगरो? तो टुंगरो को या फिर कहें टुंगरो डिजीज को, धान के टुंगरो या रोग को फैलाने में जो मदद करता है, प्रसार करने में मदद करता है, वो है आपका जैसिड कीट। अगला क्वेश्चन, डेपोग विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं 11 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 9 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? 75 से 90 किलोग्राम। जो आपने पढ़ा था कि जो आपका कितना 1.5 से 3 किलोग्राम पढ़ा होगा आपने, ये आपका प्रति मीटर स्क्वायर है भैया। कैसा है भैया? प्रति मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर में कितने होते हैं? 10,000 मीटर होते हैं। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाता है? 75 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल से संबंधित है? ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल से संबंधित है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ब्राउन मैन्योरिंग किस फसल से संबंधित है? जौ से, गेहूं या धान से? तो ब्राउन मैन्योरिंग जो है आपकी धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी धान से। अगला क्वेश्चन, बोनेपन के जीन और प्रोटीन के उच्च प्रतिशत वाले किस गेहूं की भारतीय किस्म में सुधार किया है? सोनालिका, लरमा सुरक्षित, ठीक है, कल्याण या सरवती सनोरा? तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपका हो जाता है, तो वो है आपका सरवती सनोरा। कौन सा भैया? सरवती सनोरा। यहाँ पर जो है 65 क्वेश्चन कृषि के समाप्त हो जाते हैं, जो कि टॉपिक वाइज थे। हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये सेट पेपर आपका टॉपिक वाइज है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है भाग 2। भाग 2 में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, या फिर कहें 66वां प्रश्न लिखा हुआ है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 2000, विंडोज NT, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज या डिस्क? देखो यहाँ पर जो मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है। कैसे हैं आपके? आउटपुट डिवाइस। ठीक। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है
ड्रैगिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, या फिर कहें आपका ड्रॉपिंग या राइट क्लिकिंग, तो भैया वो है आपका राइट क्लिकिंग। नॉर्मली जैसे आप राइट क्लिक करते हैं, है ना, तो पूरी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं या फिर कहें पूरी जानकारी आ जाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर, माउस या प्रिंटर या कीबोर्ड? तो ये किसकी किस्म है? आपकी प्रिंटर की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है आपकी? भैया जो है आपकी प्रिंटर की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? प्रिंटर की किस्म है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69 है, टैब कुंजी या की का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या केवल ए और बी दोनों? तो पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इंडेंट करने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 और डॉट डॉट सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स, कीबोर्ड या माउस? तो कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस कैसे हैं? सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का, सीपीयू, कीबोर्ड या प्रिंटर? तो भैया हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं ना। सारी जानकारी किसके द्वारा देखते हैं हम? मॉनिटर के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाता है? मॉनिटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जनरल, फुल डुप्लेक्स, ऑप्टिकल या मैकेनिकल, ऑटोमेटिक? तो ये होता है आपका ऑप्टिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, वो मैनुअली आपको एक बॉल लगी होती है, उसको घुमाना होता है ना। और आपके ऑप्टिकल में क्या होता है, एक रेज या फिर कहें आपकी प्रकाश की तरंग है, या लेजर माउस के रूप में भी जाना जाता है किसी ऑप्टिकल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो भैया 12 होती है ना। 12 कीबोर्ड में क्या होती हैं आपकी? फंक्शन कीज होती हैं। क्या होती हैं? फंक्शन की होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 है, प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, ठीक है। प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है भैया प्लॉटर में। प्लॉटर में जो है एक स्ट्रोक में केवल एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टैब या मॉनिटर? कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो भैया मॉनिटर नहीं है ना। मॉनिटर को नॉर्मली आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77 दिया हुआ है 77, निम्नलिखित में से किसे टीसीपी या आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज का प्रोटोकॉल शामिल है? ट्रांसपोर्ट लेयर में, इंटरनेट लेयर में, या फिर आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल लेयर। ऑप्शन सी है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। ऑप्शन डी है आपका जो है डेटा लिंक लेयर। कौन सा? डेटा लिंक लेयर। आंसर कीजिए यहाँ पर। तो भैया सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट लेयर जो है, इंटरनेट लेयर में टीसीपी या आईपी लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। किसके अंदर? आपका इंटरनेट लेयर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं इसमें। अगला प्रश्न है 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र, नेटफीड, विंडोज़ या केबल? तो भैया यहाँ पर ब्राउज़र, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? आपका ब्राउज़र।
HTTP का उपयोग करती है? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट या वेब पेज? तो वेब पेज जो है HTTP का उपयोग, जैसे आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट लिखो तो उसके आगे HTTP आ जाता है ना, तो HTTP का उपयोग कौन करता है भैया? वेब पेज करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को, 9 अगस्त 1995, 7 अगस्त 1996, 8 अगस्त 1994 को? तो भैया वो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो जाते हैं। आगे है आपका भाग 3। भाग 3 में रहने वाले आपके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, UPG के उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की ओर। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का कि भैया निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। कजरी, मिर्जापुर। तो यहाँ पर जो कर्मा है वो मथुरा के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, बाकी देवा बाराबंकी से संबंधित है, आला महोबा से संबंधित है, कजरी आपका मिर्जापुर से संबंधित। अगला क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, मनकापुर में, बाराबंकी में या खलीलाबाद में? तो जो आपका सैयद सालार मेला है वो कहाँ पर लगता है? आपका बहराइच के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है बच्चों? बहराइच के अंदर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83, 83वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में लिखित छोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्यों में से, यहाँ पर लोक नृत्यों में से होना चाहिए, सॉरी। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? रबाला नृत्य, डांडिया नृत्य, बढ़िया नृत्य या राई नृत्य? तो भैया डांडिया नहीं है, रबाला, बहराई, बढ़िया और आपका राई जो है कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या गोकुल में? तो भैया बरसाना में मनाई जाती है। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है बच्चों? आपकी बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पर? बरसाना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ है, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद या बलिया? तो भैया यहाँ पर इलाहाबाद जो है भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, बाकी आपके देवरिया, मिर्जापुर और बलिया कैसे हैं? भोजपुरी क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या बघेली? तो भैया बघेली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश? बघेली। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? ठीक, कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के जो प्रेम को दर्शाती है? ठीक, तो आपके कर्मा, दादरा, रासलीला या कथक? तो यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाता है, वो हो जाता है आपका क्या? रासलीला। रासलीला जो है कृष्ण व राधा के। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 88, 88 क्वेश्चन है आपका। प्रश्न नंबर 88, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छपेली, पाई डंडा, भगौरिया या नटवाड़ी? तो वो किया जाता है आपका पाई डंडा। जो है दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पाई डंडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नंद भवन मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? नंदगांव, सहारनपुर, मिर्जापुर या बस्ती? तो भैया ये कहाँ पर आपका स्थित है? ये है आपका नंदगांव में स्थित है। नंद जो आपका एक है नंद भवन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका नंदगांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, पल्लव कला या मौर्य कला? तो भैया गुप्त कला के जो है एक क्या है आपके? एक है महत्वपूर्ण अवशेष है। किस कला के? गुप्त कला के। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91, 91वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 91 देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? दुमहल, बिहू, चरकुला, फुगड़ी? तो भैया कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए आंसर।
तो यहाँ पर जो किया जाने वाला नृत्य है वो है आपका चरकुला। कौन सा नृत्य है? ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपका चरकुला है। कौन सा नृत्य है? चरकुला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? मयूर, रासलीला, कठपुतली या चरकुला। तो कठपुतली राजस्थान से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला शैली का काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत। तो भैया ये थी आपकी कुषाण काल में। कुषाण काल में अपने शीर्ष पर थी कौन सी? आपकी मथुरा कला शैली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 94 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडवा, रो नाच, भांगड़ा, रौफ, लावणी, कथक, कथकली। बताइए आंसर यहाँ पर सही होगा। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो चरकुला, कर्मा, पांडव कौन से प्रमुख नृत्य हैं आपके उत्तर प्रदेश के? चरकुला, कर्मा, पांडव। अगला क्वेश्चन, सारा नृत्य पाई डंडा कहाँ से संबंधित है? आगरा, झांसी, लखनऊ या जौनपुर। तो ये आपका झांसी से संबंधित। किससे संबंधित? झांसी। अगला क्वेश्चन, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? कुचिपुड़ी, घूमर, कथक, भरतनाट्यम का। तो भैया कथक का ये कहें उद्भव हुआ है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कथक का उद्भव कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? रासलीला, ख्याल, मयूर, उपरोक्त सभी। तो ऊपर के सभी या फिर कहें उपरोक्त सभी जो है सही आंसर हो जाता है। रासलीला, मयूर और आपका जो है ख्याल, ये तीनों ही आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 98 है, मथुरा कला शैली काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? तो नॉर्मली हमने बता दिया कुषाण काल के। यहाँ पर डबल क्वेश्चन हो गया है। भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक थे? सोनल मान सिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो वो थे भैया पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 100 है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो भैया उसका निर्माण किया गया था किसने? आपका औरंगजेब। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन जो है एक रिपीट हो गया था। 100 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आगे ऐसे ही आपको आगे भी प्रैक्टिस करवाने वाले, 50 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले, तो आगे बने रहिए। अगर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।